नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे सीरियल किलर की जिसका नाम सुनते ही आज भी मुंबई कांप उठती है। रमन राघव। चलिए जानते हैं उसकी वो दहला देने वाली कहानी। तो बात है 1960s के मिड की। मुंबई, जो उस वक्त बॉम्बे था, उसके बाहरी इलाकों में अचानक एक के बाद एक बड़े बेरहम और अजीब से हमले होने लगे। इन हमलों ने पूरे शहर में कह सकते हैं एक खौफ का माहौल बना दिया था। 41, जी हाँ 41, ये वो आंकड़ा है उन हत्याओं का जो रमन राघव नाम के इस शख्स ने खुद कबूली थी। सोचिए, बस 3 साल के अंदर उसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था। तो चलिए जरा इन क्राइम्स की टाइमलाइन को समझते हैं। ये सब एक बार में नहीं हुआ, बल्कि दो अलग अलग और बहुत ही डरावनी लहरों में हुआ था। और कातिल का जो तरीका था वो हर बार लगभग एक जैसा और बेहद बेरहम था। वो हमेशा फुटपाथ पर सोने वालों और बेघर लोगों को अपना निशाना बनाता था, मतलब शहर के सबसे लाचार और बेबस लोगों को। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस ने ऐसे आदमी को पकड़ा तो पकड़ा कैसे? वो तो एक तरह का भूत था जो आता, अपना काम करता और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता था। ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी ना, ये कोई आसान काम नहीं था। शुरुआत में तो पुलिस से भी गलतियां हुईं, ऊपर से जनता का जबरदस्त दबाव था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। देखिए, उसे पकड़ना इतना मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि वो अपनी पहचान, अपना नाम लगातार बदलता रहता था। इसी वजह से पुलिस के लिए उसे ढूंढ निकालना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तो खैर, जब वो पकड़ा गया तब जाकर पूरे शहर ने चैन की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। शुरुआत में तो रमन राघव ने पुलिस से बात करने से साफ मना कर दिया, मुंह ही नहीं खोल रहा था। लेकिन फिर उसने एक बड़ी अजीब सी मांग रखी, और जब पुलिस ने वो मांग पूरी की तो उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। और ये मांग सुनकर सब हैरान रह गए थे। उसके कबूलनामे से पुलिस को वो हथियार तो मिल गया जिससे वो हत्याएं करता था, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया जो इस पूरे केस का सेंटर पॉइंट बन गया। सवाल था, क्या वो वाकई में पागल था? अब देखिए, जो शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट्स आईं वो बिल्कुल एक दूसरे से उलट थीं। मतलब डॉक्टर्स भी एकमत नहीं थे, और इसी वजह से एक बहुत बड़ी कानूनी कंफ्यूजन पैदा हो गई जिसने पूरे केस को एक नया ही मोड़ दे दिया। तो उस गुत्थी को सुलझाने के लिए हाई कोर्ट ने एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया। उन्हें कहा गया कि इसकी दिमागी हालत का ठीक से पता लगाओ, और इस बोर्ड ने जो कुछ भी पाया वो सच में हैरान कर देने वाला था। वो असलियत से कितना कट चुका था, इसका अंदाजा उसके एक बयान से लगता है। जब डॉक्टरों का इवैल्यूएशन खत्म हुआ तो उसने उनसे कुछ ऐसा कहा जो उसकी दिमागी हालत को बिल्कुल साफ कर देता है। और ये बात उसके गहरे साइकोसिस को एकदम साफ दिखाती है। वही साइकोसिस जिसने आखिर में उसके किस्मत का फैसला किया और उसे फांसी के फंदे से बचा लिया। तो चलिए अब उसके केस की लीगल जर्नी देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक मेडिकल डायग्नोसिस ने पूरे केस के नतीजे को कैसे पलट कर रख दिया। तो जो फाइनल फैसला आया वो इसी एक साइकियाट्रिक जांच पर आधारित था। इसी जांच की वजह से उसे कानूनी तौर पर फांसी की सजा के लिए अनफिट मान लिया गया। तो राघव की जिंदगी तो एक जेल अस्पताल में खत्म हो गई, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी लेगेसी या कहिए विरासत आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। उसके जुर्म इतने भयानक थे और उसका दिमाग इतना अजीब कि फिल्म बनाने वालों के लिए वो हमेशा से एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट रहा है, और इसीलिए उसकी कहानी को कई बार बड़े पर्दे पे भी दिखाया गया है। और उसकी कहानी में लोगों की ये जो लगातार दिलचस्पी है ना, ये इंसान के मन के एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले पहलू को सामने लाती है। वो ये कि आखिर हम अंधेरी और भयानक चीजों की तरफ इतने आकर्षित क्यों होते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो रमन राघव जैसे केस हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। ये एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ जाते हैं जो सिर्फ उस कातिल के दिमाग के बारे में नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे अपने दिमाग के बारे में भी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम सबके अंदर क्या कुछ छिपा हो सकता है,